तो एक फिल्म आज रिलीज़ हुई है जो आरएसएस और बीजेपी द्वारा स्पॉन्सर्ड है, जिसका नाम इमरजेंसी है। ये फिल्म जो है ज़्यादातर लोग देख नहीं रहे हैं, देखें या न देखें मुझे उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। लोग देखना चाहें देखें, ना देखना चाहें ना देखें, लेकिन इस फिल्म से ज़्यादा ज़रूरी जो इमरजेंसी की असली दास्तान है, जो कहानी कभी नहीं बताई गई, वो हमारे जो देवा सायम साहब हैं, उन्होंने एक किताब लिख के, एमजी देवा सायम साहब, आप सब उन्हें जानते हैं। ये किताब उन्होंने एक लिखी है, इमरजेंसी एंड न्यू इमरजेंसी, यानी कि 1975 वाली इमरजेंसी और आज जो इमरजेंसी है, उन दोनों का मिलान, यानी कि उन्होंने उसका कंपैरिजन किया है और निष्कर्ष ये निकाला है कि वो इमरजेंसी भी कोई इमरजेंसी इतनी खतरनाक नहीं थी जितनी आज की इमरजेंसी, जो आज अघोषित जो आपातकाल लगा हुआ है वो है। इसमें एक और एस्पेक्ट है जो मैं चाहूँगा, स्लीपर सेल्स की जो बात हम बार बार कह रहे हैं आज, उसके बारे में भी डिटेल में लिखा हुआ है कि किस प्रकार से, क्योंकि ये देवा सायम साहब वो व्यक्ति हैं जो कि एक तरीके से उस समय में जयप्रकाश नारायण साहब को चंडीगढ़ जेल में रखा गया और उस वक़्त के डीसी एमजी देवा सायम साहब थे चंडीगढ़ के, तो वो जयप्रकाश नारायण जी के रेगुलर टच में थे और उनसे बहुत सारी उनकी डिस्कशंस हुई, बातें हुई और आरएसएस ने किस प्रकार से जयप्रकाश नारायण जी के सारे आंदोलन का नाजायज़ फ़ायदा उठाया, किस प्रकार से उन्होंने अपनी जो एक तरीके से क्रेडिबिलिटी बनाई, उसके बारे में इस किताब में लिखा हुआ है। और ये मैं समझता हूँ कांग्रेस के अंदर जो ईमानदार लीडर्स हैं, ख़ास तौर पे कांग्रेस की जो हाई कमांड है, उसे ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। राहुल गांधी जी को, सोनिया गांधी जी को और प्रियंका गांधी जी को कि किस तरीके से उस समय इंदिरा जी और जयप्रकाश नारायण जी के बीच में देवा सायम साहब एक ब्रिज बनने की कोशिश कर रहे थे और अगर ये काम उनका हो जाता और उस समय के स्लीपर सेल्स ना होते तो शायद आरएसएस को देश में प्रमुखता प्राप्त करने का मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि आरएसएस उस समय एक ऐसा संगठन था जो उस समय के लोगों के जहन में क्या था आरएसएस के बारे में, कि ये वो संगठन है जिसे सरदार पटेल साहब ने बैन किया था। इस संगठन को बैन होने वाली जो छवि थी ना, सरदार पटेल साहब के द्वारा बैन हुई संगठन की छवि, वो धोने के लिए सारे स्लीपर सेल्स ने, जो जयप्रकाश नारायण जी से इंदिरा जी और दोनों वो आपस में बात करने को भी एक तरीके से तैयार हो गए थे और इमरजेंसी विड्रॉ तक हो जाती। ये सब राज डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस किताब में है, जो मेरे ख्याल से हर एक व्यक्ति को पढ़ने चाहिए। ये फिल्म तो जैसी है वो सब आप लोग जानते ही हैं, किसने ये फिल्म चलवाई है, किसने उसकी कंट्रोवर्सी है। इसमें सबसे ज़्यादा मज़ेदार बात ये हो रही है कि इमरजेंसी फिल्म के बारे में स्वयं सरकार ने इतनी कोशिश करके कंट्रोवर्सी बढ़ाई, उसमें रोक भी ली कुछ देर के लिए कि कंट्रोवर्सी फैल जाए किस तरीके से, लेकिन जो रिपोर्ट्स मेरे पास आ रही हैं चल नहीं पा रही है फिल्म भी। तो क्या इससे लेकिन इसके ये किताब पढ़ने के लिए लोगों के पास अच्छा मौका है इमरजेंसी की असली पिक्चर जानने के लिए, और आज की इमरजेंसी किस प्रकार की इमरजेंसी है उसके बारे में इसमें लिखा हो। दूसरा जो हमारा सब्जेक्ट है वो है वही स्लीपर सेल्स, उस समय के स्लीपर सेल्स और आज के स्लीपर सेल्स। जयराम रमेश साहब ने, जो हमने एक बड़ा एक तरीके से सफलता प्राप्त की थी, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से जो ऑर्डर आया था, उसके बाद सरकार को कानूनी बदलना पड़ा। उसको मेरा आरोप ये है जयराम रमेश जी के ऊपर और केसी वेणुगोपाल साहब के ऊपर कि कांग्रेस पार्टी को मिसगाइड करने के लिए और आरएसएस और बीजेपी की और चुनाव आयोग की सहायता करने के लिए उन्होंने ये पीएल डाली है सुप्रीम कोर्ट। आज से पहले तो आप लोगों ने मेरे ख्याल से नहीं सुना होगा, जयप्रकाश, ये क्या नाम है इनका, जयराम रमेश जी ने कोई पीएल डाली हो, मैंने तो नहीं सुना। खैर डाली होगी कभी छुपते छुपाते, आज तक नहीं डाली। ऐसी कौन सी उन्हें आवश्यकता पड़ गई
कि उन्होंने पीएलई डाल दी। उन्होंने तो बहुत बड़ी बड़ी एक तरीके से सख्त शब्द बोले थे चुनाव आयोग के खिलाफ, खासतौर पे महाराष्ट्र इलेक्शन के बाद कि अब हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, हमारे लिए कोई जवाब नहीं दे रहे। आज तक कोई कानूनी कार्रवाई उन्होंने नहीं की। ये हमारे कहने के बाद जो एक तरीके से चोर की दाढ़ी में तिनका होता है ना, तो एक पंथ दो काज कर रहे हैं। एक तो हमारा नुकसान कर रहे हैं, देश की सिविल सोसाइटी जो एक मजबूत तरीके से इन चुनाव में चोरी की मशीनों को रोक पा रही है या रोकने की कार्रवाई मजबूती से कर रही है, और पेपर बैलेट वापस लाने की मजबूती से कार्रवाई कर रही है, उसके राह में रोड़े अटकाने के लिए ये पिटीशन डाली गई है। और मैंने उस पिटीशन का कुछ हिस्सा पढ़ा है, वो पूरी तरीके से उसी तरीके से प्लान की गई है कि हमारा आंदोलन, हमारा संघर्ष कमज़ोर पड़े। ये इल्ज़ाम मैं जयराम रमेश जी पे लगा रहा हूँ। और मज़ेदार बात यह है कि इसमें कपिल सिब्बल साहब भी पहुँच जाते हैं। अरे भाई, जो अभिषेक मनु सिंघवी साहब हैं, वो मेरी नज़र में तो कपिल सिब्बल साहब से बड़े वकील हैं, उनसे ज़्यादा समझदार वकील हैं। ये मेरा अपना आकलन है। तो कपिल सिब्बल साहब वहाँ क्या करने पहुँच गए थे? क्योंकि G23 किसने बनाई थी? आप लोगों को याद होगा, कांग्रेस को नुकसान करने के लिए, कांग्रेस के खिलाफ G23 इन्हीं कपिल सिब्बल साहब ने बनाई थी। तो जयराम रमेश जी और कपिल सिब्बल जी का अब जो एक तरीके से तार जुड़े हुए अंदर से अपने आप ही एक्सपोज हो गए। तो मैं किसी का भी नाम ऐसे नहीं लेता हूँ। और जयराम रमेश जी जाके कपिल सिब्बल साहब के पॉडकास्ट में बड़ी उनको इम्पोर्टेंस दिलवाने के लिए, उनको पॉपुलर करने के लिए कांग्रेस पार्टी का नाम इस्तेमाल करके जयराम रमेश जी उनके इंटरव्यूज़ में भी जाते हैं कपिल सिब्बल साहब के। तो ये कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुई है। लेकिन देश की जनता को अम्बेडकरवादियों के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। हम लोग अपने मुट्ठी भर साथियों के साथ ना सिर्फ आरएसएस और बीजेपी और इलेक्शन कमीशन के भ्रष्ट अधिकारियों को रोकेंगे, बल्कि हम ये जो स्लीपर सेल्स हैं, आरएसएस के एजेंट हैं, अलग अलग पार्टीज़ में छुपे हुए हैं और भीतर घात कर रहे हैं सभी पार्टीज़ में। और उसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि राहुल जी ने जो अभी स्पीच भी दी है, जिसमें कंट्रोवर्सी अलग करवा दी एक दूसरी, वो अलग बात है, वो भी स्लीपर सेल्स का ही काम है। असली मुद्दा ये है राहुल जी की स्पीच में कि उन्होंने इन चुनाव में चोरी की मशीनों के बारे में एक शब्द नहीं बोला है, जबकि खड़गे जी ने 26 नवंबर को यह बोला था कि हम इन मशीनों के खिलाफ पेपर बैलेट वापस लाने के लिए राहुल जी के नेतृत्व में एक भारत जोड़ो यात्रा जैसा एक प्रोग्राम करेंगे उसको। और मैंने तभी कहा था ये स्लीपर सेल नहीं होने देंगे, आप लोगों को अगर याद होगा। तो वो अभी भी कामयाब हो गए, लेकिन हमारी भी कामयाबियों की कमी नहीं है। महाराष्ट्र में बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने हमारे जाके वहाँ रिक्वेस्ट करने के बाद बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी पिटीशंस लगाई हैं। मैं महाराष्ट्र जा रहा हूँ जल्दी, और ये सरकार को ये समझ लेना चाहिए, देवेंद्र फडणवीस साहब को और नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी को, बहुत जल्दी हम एक बहुत बड़ी संख्या में चुनाव जो महाराष्ट्र में हुए हैं उस पर दोबारा चुनाव कराने के लिए हमारे पास पूरी लीगल स्ट्रैटेजी है, कानूनी स्ट्रैटेजी है। ये हमारी कामयाबी है। और इस केस में जयराम रमेश जी की खुशी जो है ना, मैं ज़्यादा दिन चलने नहीं दूंगा इन स्लीपर सेल्स की। मैं इसमें अपनी इंटरवेंशन डाल रहा हूँ, और जो भी ये साजिश करेंगे सुप्रीम कोर्ट में उसको हम निरस्त करेंगे, इनको कामयाब नहीं होने देंगे। हमारा आंदोलन जारी रहेगा, कोर्ट के अंदर भी और कोर्ट के बाहर भी। अब आप सवाल पूछना चाहें तो पूछिए। सवाल है, क्या आपने फिल्म देखी, आपने विरोध किया? देखिए, मेरे पास बहुत सारे काम हैं, महत्वपूर्ण काम हैं संविधान बचाने के। जो हमारे कमज़ोर वर्ग हैं उनके लिए बहुत सारे केस भी लड़ने होते हैं, सड़क पे आंदोलन भी करना होता है। मुझे जो ये मशीनों के खिलाफ आंदोलन है, मुझे पूरे देश में भी जाना पड़ रहा है। मेरे पास समय नष्ट करने के लिए नहीं है, तो मैं ऐसी फिल्में देखने के लिए ज़रा भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। विरोध क्यों कर रहे हैं सर आप इस फिल्म का, क्या वजह है सर? देखिए, वजह यह है, सीधी बात है, आरएसएस और बीजेपी द्वारा स्पॉन्सर्ड फिल्म है। उनकी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट द्वारा बनाई गई फिल्म है। ये विरोध का सीधा कारण है। आरएसएस और बीजेपी का विरोध का कारण मेरा ये है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भी आरएसएस और उस समय की जंग संघ के बारे में ये बोला था कि जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो कि अंबेडकराइट हैं, वो कहीं भी और चले जाएं मगर इन दो संगठनों में ना जाएं। ये बाबा साहब का कहना है, उसी को मैं आज रिपीट करता हूँ। मैं अपनी तरफ से तो नहीं कह रहा हूँ ये भी बात कि आरएसएस और बीजेपी को छोड़ के आप, दिल्ली में भी मैं यही कह रहा हूँ, कोई भी व्यक्ति आरएसएस और बीजेपी को छोड़ के कहीं भी और वोट दे, जो भी कैंडिडेट जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में सबसे अच्छा उनको नज़र आ रहा है मजबूत,
वहाँ वोट दें। मैं ये बाबा साहब से सीख के ही कह रहा हूँ। और अब जब जिसने बनाई है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही है, तो आप समझ सकते हैं मैं क्यों विरोध कर रहा हूँ। और उसका स्टैंडर्ड क्या होगा, देखिए, नहीं, मेरी बात सुन लीजिए ना। अभिनय तो मुझे मोदी जी का सबसे ज़्यादा पसंद है, अभिनय तो अमित शाह जी का सबसे ज़्यादा पसंद है, तो इसका मतलब मैं उन्हें ही देखता रहा हूँ। अभिनय तो मोदी जी के सामने कंगना रनावत जी कुछ भी अभिनय करने नहीं पाएंगी, ये मेरी गारंटी है, ये मेरी गारंटी है। मोदी जी उनसे कहीं 10 गुना ज़्यादा अच्छे एक्टर हैं, मगर अच्छा एक्टर होना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है कि आदमी कर क्या रहा है, अपने टैलेंट का फ़ायदा या नुकसान क्या कर रहा है। जैसे अमित शाह साहब कम बड़े एक्टर हैं, उन्होंने बाबा साहब का अपमान करने की कितनी ज़बरदस्त कोशिश की पार्लियामेंट में, तो क्या अब मैं उनका वो उनकी वीडियो बार बार देखूं? मैं तो देखता ही नहीं उनकी वीडियो कभी भी। जो वो बार बार सर्कुलेट कराते हैं अपने ही आरएसएस और बीजेपी के जो उनके सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट हैं, सबसे बार बार अमित शाह साहब ही तो करा रहे हैं उसको प्रोपोगेट बार बार। तो मैं वो देखूं? अब जो विधुड़ी जी ने, जो विधुड़ी, एक मिनट, वे जो रमेश विधुड़ी जी हैं, जो बीजेपी के चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं, अब उन्होंने जो घटिया बयान देते हैं वो अपनी मानसिकता बार बार दिखा रहे हैं। अभी एक और भी बयान दिया उन्होंने, हिरनी और पता नहीं क्या क्या बकवास करते हैं वो। तो मैं उनको देखूं? एक्टर वो भी बहुत अच्छे हैं, मगर उनकी जो ये गंदे घिनौने कारनामे हैं उनको देखना आवश्यक नहीं है। आप सर, जो मॉडर्न हिस्ट्री के मुझे जो मॉडर्न हिस्ट्री है, जो काला दौर था, उसको फिल्म में दिखाया गया। आजकल के दौर के बच्चे देखेंगे और जानेंगे कि आखिर इमरजेंसी क्या थी, तो क्या गलत है इसमें? आजकल के बच्चे इमरजेंसी से बड़ी इमरजेंसी देख रहे हैं ना, इसीलिए तो ये किताब है अघोषित इमरजेंसी। आज नौकरियां नहीं है, और जो नौकरी मांगने सड़क पे मांग कर बैठे हैं उनके डंडे पड़ रहे हैं। आज देश की सेना को, देश की सुरक्षा को कमज़ोर करने के लिए अग्निवीर नामक एक संस्था चलाई जाती है चाइना और पाकिस्तान से। मेरा तो ये इल्ज़ाम है ना, हमारा ये इल्ज़ाम है के साथ साजिश करके आज भी आज तो एक किसी ने आरटीआई लगाई है, ये तृणमूल कांग्रेस के किसी नेता ने, उसका आरटीआई का जवाब में पढ़ रहा था कि 38,000 किलोमीटर जगह चाइना ने हमारी हड़प ली है। ये इससे बड़ी इमरजेंसी क्या होगी जब आर्टिकल 1 जो कि भारत की सीमाएं निर्धारित करता है उसी को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया, तो इससे बड़ी इमरजेंसी क्या होगी? आज आप अगर मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, देखिए चुनाव में चोरी की मशीनों का मैं आज नाम नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि यूट्यूब और दूसरे चैनलों से मिलके उसमें वो ये आपकी रीच कम कर देते हैं, आपके ऊपर एक्शन ले लेते हैं। इससे बड़ी इमरजेंसी होगी कुछ? इंदिरा जी के खिलाफ तो उस समय सब बोल रहे थे, और फिर निष्पक्ष चुनाव हुआ और उनका सुपड़ा साफ हो गया था कांग्रेस का। लेकिन आप इमरजेंसी कह रहे हैं और मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि 2024 में प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद स्वतंत्रता मिल गई है, 2014 के बाद स्वतंत्रता मिल गई है, तो अब इमरजेंसी कहाँ रह गई? स्वतंत्रता मिल रही है, आज़ादी मिल रही है। तो मैं कह तो रहा हूँ यही तो स्वतंत्रता है। आप एक शब्द नहीं बोल सकते, आप नौकरी नहीं मांग सकते, आप अगर पत्रकार हैं तो आपको जेल में भेज दिया जाएगा, और अगर आप आरएसएस और बीजेपी के साथ आ जाते हैं तो ईडी सीबीआई सब आपको क्लीन चिट दे देती है, वैसे आपको पकड़ के जेलों में ठूस देगी। आपको जज लोया का एग्जाम्पल आपके सामने है, यही तो आज़ादी है। और मोहन भागवत जी कहाँ आपको जेल भेजा गया? आप इतना तो बोलते हैं, डेली आप हर वीक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सब कुछ बोलते हैं, मोदी जी के खिलाफ बोलते हैं, कब आपको जेल भेजा गया? मैं अकेला ही तो बचा हुआ हूँ इतना बोल के, उनकी पूरी कोशिश भी नाकाम कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं मजबूत वाला अम्बेडकराइट और मजबूत वाला मुसलमान हूँ। इसलिए तो नहीं बचे हुए हैं। कौन? आप मैं कांग्रेस का विरोध नहीं कर रहा, करते हैं उसके स्लीपर सेल को। ये तो मैं कांग्रेस के ऊपर सबसे बड़ा एहसान कर रहा हूँ और सब पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर एहसान कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ, मैं तो डिक्लेयर्ड मेरी पॉलिसी है कि सब पॉलिटिकल पार्टीज़ आरएसएस बीजेपी के समर्थन को छोड़ के, जिसमें से एक हमारी पॉलिटिकल पार्टी है जो एकदम मुसलमानों की पार्टी लगती है एआईएम, इन सब पार्टीज़ को छोड़ के मैं तो कहता हूँ इनको छोड़ दो, बाकी सबको वोट दो। मैं तो ये ओपनली कह रहा हूँ ना। और मैंने देखिए, मैंने एक चीज़ के लिए, सिर्फ किसी भी नेता से मिलने के लिए मैं कह रहा हूँ घुटनों के बल तैयार हूँ। किस चीज़ के लिए? इन चुनाव में चोरी की मशीनों के खिलाफ। मैं तो मिलता ही नहीं ना किसी से, ना मुझे चाहिए किसी से। लेकिन सर, कंगना रनौत जो है इंदिरा गांधी को अनमेच्योर लेडी कहा है, कमजोर पीएम कहा है, और उनको देश जो है आयरन लेडी कहती है। तो कंगना रनौत फिल्म बनाई है तो उनको पढ़ा होगा तभी तो बनाई है ना। समझने का फर्क है। देखिए, जो व्यक्ति की अपनी अपनी नज़र होती है ना, मुझे जैसे आरएसएस और बीजेपी वाले बुरे लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो भारत का संविधान खत्म करके मनुस्मृति लाना चाहते हैं। तो अब जो आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं, मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं,
उनको मैं बुरा लगता हूँ। ये ऐसे है, जो मानसिकता है, जो उनका मेंटल लेवल है, उससे इंदिरा जी उनको बुरी लगेंगी। और जो इंदिरा जी को समझने वाले लोग हैं, जो आरएसएस और बीजेपी की मानसिकता वाले नहीं हैं, उनको कंगना रनावत जी बुरी लगेंगी। ये बिल्कुल साफ है। जितना कंगना रनावत जी को वो इंदिरा जी कमज़ोर लगती हैं, इसका मतलब बाकी सब लोगों की नज़र में वो उतनी मजबूत हैं, एंड वाइस वर्सा। तो अब देखिए, आज़ादी की बात आपने की थी मोहन भागवत जी की, तो आज़ादी में जो मेरे पास आज़ादी आई, जब मैं पैदा ही हुआ तो मेरे पास क्या क्या आज़ादियाँ थी, इसका उल्टा मोहन भागवत जी आज़ादी देना चाहते हैं सबको। मेरे पास वोट देने का अधिकार था, मेरे पास पढ़ाई लिखाई का अधिकार था, मेरे पास कुछ भी बोलने का अधिकार था, प्रॉपर्टी रखने का अधिकार था, मेरे पास और SC ST और OBCs के पास जब मैं पैदा हुआ तो रिजर्वेशन का अधिकार था। अब ये मोहन भागवत जी को ये सब आज़ादी नहीं लगती, उनको तो ये गुलामी लगती है। उनको आज़ादी क्या लगती है? ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी, उनकी आज़ादी वो है। तो उनकी आज़ादी के स्टेप में जो उन्होंने सबसे बड़ा कदम लिया है अब तक, वो डिस्क्राइब कर रहे थे कि जनवरी 2023 में या जब भी उनको आज़ादी मिली है, वो अपनी आज़ादी को डिस्क्राइब कर रहे हैं। और उनके एक बहुत बड़े नेता, मैं आपको ये भी बता दूं, उन्होंने ये डिक्लेयर किया है कि 2035 तक हिंदू राष्ट्र स्थापित हो जाएगा, ये संविधान ख़त्म कर देंगे, दूसरा संविधान ले आएंगे ओपनली। और वो उनके एक बहुत ही मुखर व्यक्ति हैं, जिनका सामना मैं अदालत में कर रहा हूँ बहुत सारे केसेस में। वो जैन साहब जो हैं, कौन रहेगा ये बताइए। अब वो मेरे ख्याल से तो जैन साहब रहेंगे, जो कह रहे हैं कि मैं ले आऊँगा, जो हरिकृष्ण जैन साहब हैं, वकील जो है। किस पार्टी की सरकार रहेगी 35 में? वो मनुवादी सरकार, वहाँ ये तो पता ही नहीं रहा ना कि इलेक्शन होगा नहीं होगा, ये नहीं बता रहे हैं वो, ना अपना संविधान डिस्क्लोज कर रहे हैं क्या होगा। ये बोल रहे हैं कि ये संविधान 2035 तक नहीं रहेगा। मेरे ख्याल से ये देशद्रोह है, मेरा ख्याल नहीं, मेरी पक्की ये मानना है, देशद्रोह है। ये सभी लोग देशद्रोही हैं, ये आतंकवादी हैं। और कांग्रेस पार्टीज और दूसरी पार्टी सिर्फ लिप सर्विस करके इनको क्रिटिसाइज़ कर रही हैं, इनको और मजबूत बनाने के लिए, इनकी और पॉपुलैरिटी देने के लिए। कानूनी कार्रवाई कोई नहीं कर रहे। तो मैं जयराम रमेश जी से, तो मैं दंगल होगा, जो जीतेगा वही उस राजा बनेगा। मैं एक मिनट इसका सवाल पूरा कर दूं, उसके बाद मैं जयराम रमेश जी से, वेणुगोपाल जी से और उनके जितने ये स्लीपर सेल्स हैं ना, जो इसका क्रिटिसिज्म बड़े कलफ के कुर्ते पहन पहन के बहुत ज़ोर ज़ोर से और एक्टिंग कर करके, शक्ल से पता लग जाता है एक्टिंग, मेरी भी शक्ल से लग रहा है मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, मैं जेन्युइनली बोलता हुआ लगता हूँ, ऐसा लोग मुझे बताते हैं। उनकी शक्ल से ऐसे लगता है, ऐसे बोलते हैं वो, देखिए ऐसे बैठेंगे और ऐसे आसमान में उस तरफ देख के ऐसे ऐसे करके बोलते हैं, जो साफ सोच सोच के नहीं, जमा जमा के, कोई जेन्युइनली उनके मन की भावना नहीं आती, जमा जमा के, मतलब एक इफेक्ट पैदा करना चाहते हैं जनता के ऊपर। ये साफ नज़र आ जाता है कौन फ्रॉड है और कौन दिल से वो बात बोल रहा है। तो वो मोहन भागवत जी की क्रिटिसिज्म हालांकि कड़े शब्दों में कर रहे हैं, लेकिन जमा जमा के, जैसे डायलॉग डिलीवरी होती है ना, वैसे वैसे कर रहे हैं। तो मैं इन सभी लोगों को एक साथ निमंत्रण देता हूँ कि ये मोहन भागवत जी ने देशद्रोह किया है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई तो करो, मिली भगत वाली कानूनी कार्रवाई नहीं जैसे जयराम रमेश जी ने की है अभी, जेन्युइन, वरना मैं तो उस पर करूँगा ही कार्रवाई। और अब थोड़ी बहुत शर्म आ रही हो तो पक्की मजबूत कानूनी कार्रवाई, ये देशद्रोह का काम जो किया है मोहन भागवत जी ने, ये बोल के उस पर करके दिखाया। आप FIR दर्ज कराने गए थे, मोहन भागवत, वो FIR तो हुई नहीं, तो मोहन भागवत पे आप करेंगे? मगर मैं दिल लगा के, ताकत लगा के कर रहा हूँ ना, गया था मैं, और अब मैंने केस भी दर्ज कराने के लिए तैयारी कर ली है अदालत में, उसी प्रकार से जैसे मशीनों के खिलाफ और ये जो वोटर्स लिस्ट में धांधली हुई है, मैंने उसके खिलाफ ऑलरेडी पटियाला उसमें केस कर दिया है। ये वोटर्स की जो लिस्ट में धांधली हुई है दिल्ली और पूरे देश में, और उसका नोटिस भी अदालत से जारी हो गया। तो मैं जेन्युइन कोशिश कर रहा हूँ अपने अकेले हाथ से, और अपने मुट्ठी भर साथी, जिसमें देवा सायम साहब हैं, प्यारेलाल गर्ग साहब हैं, जिसमें राजू पुरलेकर साहब हैं, और जो मुट्ठी भर साथी हमारे हैं, जस्टिस कोलसे पाटिल हैं, प्रभाकर परकला साहब, ये सब लोग, मुट्ठी भर लोग ही काम कर रहे हैं ना, बाकी सब तो लिप सर्विस कर रहे हैं। ड्रामा देखो कैसा करते हैं कि इतनी सख्त शब्दों में बोल रहे हैं। अगर मोहन भागवत जी परमिशन ना दें तो ये जो कांग्रेस की तरफ से बोल रहे हैं ना, इतनी सख्त लैंग्वेज उनके खिलाफ बोल नहीं सकते, ये मेरी गारंटी है। देश में अपराध एक बड़ी समस्या हो गया है, सेलिब्रिटी से लेके एक जगह इकोनॉमिक कैपिटल, दूसरा देश का कैपिटल, दोनों इससे पीड़ित हैं। कसूरवार कौन है सर? आपस में आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, लेकिन आज सैफ अली खान सेफ नहीं है, जो सेलिब्रिटी देश के, आज बड़े बड़े सेलिब्रिटी सेफ नहीं है, तो क्या गृह मंत्रालय को दोषी मानेंगे? ये एक तरह से बुरी खबर भी है और अच्छी खबर भी है। मैं बुरी, इसमें मेरा क्रिटिसिज्म होगा, लेकिन सच्चाई यही है। अच्छी
खबर पहले बता देता हूँ, बुरी खबर बाद में बताऊँगा। अच्छी खबर ये है, जब हाथरस की बच्ची के साथ वो हुआ तब ये हमारे फिल्म स्टार सो रहे थे ना, और ये सोच रहे थे ये हमारे साथ तो होगा नहीं कभी, हम तो पतंग उड़ा रहे हैं मोदी जी के साथ, सोच रहे थे ना। ये इनके खुद के बच्चे के साथ जब हुआ शाहरुख खान साहब के, तो इन्होंने फिर भी कोई सख्त कदम नहीं उठाया, कहीं ना कहीं किसी ना किसी ढंग से जाके सेटिंग की। ये मेरा इल्ज़ाम है उनके ऊपर। तो ये आराम से सो रहे थे ना। रोज़ मॉब लिंचिंग हो रही है शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी की और मुस्लिम्स की, तब ये आराम से बैठ के तमाशा देख रहे हैं। ये सोच रहे थे ये आग मेरे घर तक तो नहीं आएगी। ये फिल्म इंडस्ट्री पे कब्जा करने के लिए, दहशत फैलाने के लिए ये काम खुद आरएसएस और बीजेपी के सौजन्य से हो रहा है। ये है बुरी खबर। और बुरी खबर, ये अच्छी खबर तो मैंने बता दी कि अब ये जितने फिल्म स्टार्स हैं ना, सब जाग जाएं। ये अगर मनीष, जो हमारी हाथरस की बच्चियां हैं और दूसरी बच्चियां हैं, उनके साथ जो हो रहा है, मॉब लिंचिंग जो हो रही है, उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे, मोदी जी से मिलने जाएंगे। अभी तो गए थे ना, ये कितनी ज़बरदस्त फोटोएं आ रही हैं इनकी। लो प्रसाद नज़र आ गया उन्हें, अच्छा ये तो इतने पैसे वाले व्यक्ति हैं, ये भी हैं फिल्म इंडस्ट्री में, बस ऐसे नज़र आ गया उन्हें। और नज़र लग नहीं गई, नतीजा आ गया, चाकू लग गई और आज़ादी मिल गई। आज़ादी मिल गई ना। अभी तो मोहन भागवत जी ने 2 दिन पहले आज़ादी दी है, यही है आज़ादी। अगर ये अब भी सड़कों पे नहीं आएंगे, फिल्म इंडस्ट्री को मैं बहुत बड़ा दोषी मानता हूँ। उनकी जिम्मेदारी है, पब्लिक उनकी क्या है, वो पब्लिक की भावना है, पब्लिक के प्यार की वजह से वो हज़ारों करोड़ रुपए कमाते हैं। और पब्लिक के लिए लड़ने के लिए, सच और इंसाफ के लिए, जिस डेमोक्रेसी की वजह से वो इतने बड़े बड़े स्टार बने, उसके लिए बचाने के लिए सामने नहीं आएंगे। सर, आमिर खान जी ने कहा था कि ये देश जो है सेफ नहीं लगता है, क्या आप भी मानते हैं? होम मिनिस्ट्री का देखिए, हाँ, होम मिनिस्ट्री का फेलियर भी वो तो करा रहे हैं, फेलियर क्यों मानूंगा मैं तो कह रहा हूँ वो करवा रहे हैं, ये ऑर्केस्ट्रेट हो रहा है। आपने सबूत, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आपने रिस्पांस नहीं देखा एक चीफ मिनिस्टर का। ये मामूली बात मान रहे हैं वो। अब ये बुरी खबर है कि इतने बड़े फिल्म स्टार को मार के कोई ऐसे चला जाता है। उससे पहले बाबा सिद्दीकी, उससे पहले सलमान के घर शूटिंग, और आज ये पता लगा है शाहरुख के घर के ऊपर भी रेकी की थी इसने। और वो चीफ मिनिस्टर साहब बोल रहे हैं क्या, ये तो आम बात है, ऐसे होता रहता है, लॉ एंड ऑर्डर कोई ख़राब नहीं है। ये बुरी खबर है। और ये कोई सैफ अली खान की बात नहीं है, इतने बड़े फिल्म स्टार के साथ ये हो सकता है। तो आज फिल्म इंडस्ट्री के सारे एक्टर डर के मारे वो करेंगे जो आरएसएस और बीजेपी चाहेगी। ये बुरी खबर है। लेकिन अच्छी खबर इसमें यही है कि अब इनको वो गर्मी जो हम लोग ज़मीन पे भुगत रहे हैं ना, और उसके लिए कुछ नहीं बोल रहे, तो ये अच्छी खबर है। इनको भी पता लगना चाहिए, आना ही पड़ेगा सड़क पे सबको। जो नहीं आएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। ये आरएसएस वाले और बीजेपी वाले किसी को नहीं छोड़ेंगे। आप तो कह रहे हैं सर कि बॉलीवुड वाले अब करेंगे, यानी पहले से नहीं कर रहे थे, उनसे नहीं डर रहे थे। नहीं, हमला हो गया तो अब डर छोड़ के सामने आने के लिए इनके लिए एक और रास्ता खुल गया। हाँ, कि अब वो डर गए हैं तो अब करेंगे। नहीं, डर नहीं गए, पहले वो इनसे डरे हुए थे। डर के भी, पैर पकड़ के भी, फोटो खिंचवा के भी, पूरी फैमिली के साथ जाके ये अंजाम होगा। ये समझ में आ गया। अब एक रास्ता है, जो आतंकी हैं, जो आतताई हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान खत्म करके मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, उनके लिए सिर्फ एक रास्ता है उनको रोकने का, वो है बाबा साहब का दिया हुआ मंत्र, संघर्ष, एजिटेट, लड़ाई, संवैधानिक लड़ाई इनके खिलाफ, कानूनी और सड़क पे आके ये फिल्म स्टार्स को करनी पड़ेगी, वरना भूल जाए। कुमार विश्वास से रिलेट किया कुमार विश्वास की भूमिका को कैसे देख रहे हैं? अब जब इन्वेस्टिगेशन होगी ना, देखिए मैं तो मानता हूँ जो जाकिर नायक के ऊपर चार्जेस लगे, मैं तो कह रहा हूँ सही चार्ज लगे उनके ऊपर, वही कुमार विश्वास के ऊपर लगेंगे। जाकिर नायक ने कोई बंदूक थोड़ी दिखाई थी। अब पैरेलल्स निकाले ना, हम तो भाई कानूनी आदमी हैं, आर्टिकल 14 जानते हैं। जाकिर नायक के ऊपर तो यही चार्ज है ना, उसकी वजह से बहुत सारे लोग आतंकवादी बन गए। यही कुमार विश्वास, यही जितने इनके आरएसएस और बीजेपी के जो बोलते हैं कि फला फला काटे जाएंगे और ये होगा और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के ऊपर पेशाब करो, ये सब जो बोलते हैं और ये सब जो काम करते हैं, तो उन्हीं के कहने पे तो ये सब हो रहा है। जो ये गोरक्षक जो बन रहे हैं, जो हत्याएं कर रहे हैं, वो सब आरएसएस और बीजेपी के इशारे पे तो कर रहे हैं। क्योंकि जैसे जाकिर नायक के ऊपर फॉर्मूला लागू होता है, वही कुमार विश्वास साहब के ऊपर होता है। नहीं होगा क्या? दो कानून थोड़ी है देश में, एक ही है ना। कौन सा कानून लगना चाहिए, क्या धारा हो, किसकी, किस तरह का कानून लगे, क्या कार्रवाई हो? आप आतंकवादी घटना करवाने के लिए उकसा रहे हैं, और अगर उनके तार जुड़े हुए हैं
तो वो भी इन्वेस्टिगेशन में आएंगे। मगर मुकदमा दर्ज जो सरदार पटेल साहब ने किया था वो करने पड़ेंगे। आरएसएस को बैन करना पड़ेगा और इनके जितने भी ये बड़े बड़े नेता हैं प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके इनको जेल भिजवाना पड़ेगा। सर वो जो चोर बताया जा रहा, मीडिया बता रहा है चोर, क्या उसे आप चोर कहेंगे? वो चोर लग रहा है? मुझे तो चोर तो मुझे बहुत लग रहे हैं, लेकिन मेरे लगने से क्या होगा? मुझे तो अडानी भी चोर लग रहे हैं, मुझे तो अंबानी जी भी चोर लग रहे हैं, मुझे यूसुफ लुलू जी भी चोर लग रहे हैं, मुझे राजीव कुमार जी वोटों के सबसे बड़े चोर लग रहे हैं। लेकिन मेरे लगने से क्या होगा? जो मैं काम कर रहा हूँ उससे होगा। हम अब फिल्म स्टार्स के पास अच्छे वकीलों की कमी हो गई है क्या? दिल्ली आ जाए, दिल्ली से ले जाएं वकील। लेकिन सलमान खान की मैं सबसे बड़ी गलती मानता हूँ। वो पता नहीं कितने इंच की छाती है, मुझे पता नहीं, मोदी जी से तो कमी होगी, लेकिन जितने भी इंच की है नहीं वो कोई छाती। उन्होंने क्या कार्रवाई की अपनी हिफाजत के लिए? कानूनी कार्रवाई आज तक क्या की उन्होंने? बताएं मुझे आप। कुछ केस डाला कि ये व्यक्ति जो है जिसके तब संबंध डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आरएसएस और बीजेपी के लोगों के साथ हैं, जो भी वो लॉरेंस बिश्नोई है क्या है, उसको पकड़वाने के लिए, उसको कंटेन करने के लिए या उसके गैंग को रुकवाने के लिए कोई उन्होंने अपनी तरफ से केस डाला? सबसे बड़ी गलती मैं सलमान खान साहब की मानता हूँ इसमें, और रहेगी जब तक वो डरे रहेंगे और पिच बैकफुट पे खेलते रहेंगे। बचेंगे नहीं वो, क्योंकि ये लोग कोई किसी के रिक्वेस्ट करने से थोड़ी मान जाते हैं। ये तो कानून की मजबूत कलाई से ही रुकेंगे, वरना रुकेंगे नहीं।